हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी की जो है डीवी और मेडिकल चल रही है और इसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अ, पता नहीं आप लोग का क्या रिएक्शन आएगा, मुझे नहीं पता है कि इस चीज़ पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे। पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेंगे या निगेटिव वे में रिएक्ट करेंगे या क्या होगा। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ इस चीज़ को लेकर के, बट मुझे लगा कि एज अ आप लोगों का आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, एक फैमिली की तरह मैं जो आप लोगों को मानता हूँ। तो आदमी यही सोचता है कि जब भी उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो वो अपने फैमिली के साथ शेयर करना चाहता है। तो मैं भी यहाँ पे बस एक चीज़ हट करके, जो कि मैं चाहता था कि बहुत ही पॉजिटिव वे में शेयर करूँ और बहुत ही आप लोगों के साथ जो है एक ज़िंदगी का उस लम्हा को शेयर करूं जो कि आप लोग को इंस्पिरेशन दे। बट गाइस, कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई हैं जिसके वजह से अंदर से एक अजीब सी खलबली सी मची हुई है। हुआ यूँ कि जैसा कि मैंने अपने बारे में आप लोगों को ज़्यादा कभी बताया नहीं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो गाइज़, मैं आप लोगों की तरह ही एक एस्पेरेंट्स हूँ, स्टेनो की तैयारी करता हूँ और साथ में ही चूँकि काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गया है, तो एज अ चूँकि गाइडर के तौर पे जो काफ़ी कुछ मैंने अपने लाइफ में देखा है। सेल्फ मेड हूँ, ठीक है। किसी ने कुछ कोई ख़ास जो है कहीं से कुछ मेरे को कोई गाइडेंस नहीं मिला है। जो भी मिला है जीवन में अपनी गलतियाँ बोलिए या फिर जो भी बोलिए एक्सपीरियंस से मिला है और उसको लेकर के फिर मैं आगे अपनी लाइफ को बढ़ रहा हूँ। और ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है मेरे घर में कि मैं बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत ही दयनीय स्थिति है, हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ही दयनीय स्थिति है। बट मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं शुरू से बताता हूँ आप लोगों के साथ। गाइज, मेरी क्वालिफ़िकेशन है ना, मैंने खुद को पढ़ाया है। मैं करते करते यहाँ तक अब मैं एमए कंप्लीट कर चुका हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। इसके साथ ही मैं टीचिंग लाइन में पिछले 11 साल से हूँ। 2011 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। पहले बच्चों को पढ़ाता था, धीरे धीरे करके जो है इस लाइन में मैं आया हूँ। टीचिंग लाइन में चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। 2019 में मैंने टीचिंग लाइन को रेस्ट देने का सोचा कि नहीं, अब चूँकि मैं देख रहा था कि इसमें ठीक है, एक सिक्योरिटी, बट उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की गवर्नमेंट जॉब में। और एक जो आप प्रॉमिस करके जब आप घर से निकलते हो कि मैं ये चीज़ करके ही वापस घर आऊँगा, तो थोड़ी सी आपको हो जाती है कि हाँ, आपने एक प्रॉमिस किया हुआ है खुद से कि नहीं, मैं वो प्राउड मोमेंट जो है अपने पेरेंट्स की आंख में देखना चाहता हूँ। तो आप जो है उस चीज़ की तैयारी के लिए लग जाते हो। हुआ यूँ मेरे साथ कि 2017 में मैंने पहली बार स्टेनो का जब मैं आरआरबी एनटीपीसी दिया था लेवल 4 यानी कि टीए के लिए सिलेक्ट हुआ था। उसमें मेरे को पता नहीं था कि आइज़ का उसमें प्रॉब्लम इशू आती है, ठीक है। वो चीज़ मेरे को पता नहीं था। तो फाइनल में पहुंचा था मेडिकल में, जो है उन्होंने जो है चूँकि मैं एक वन आइड कैंडिडेट हूँ, तो उसके वजह से इन्होंने छाड़ दिया। जेन्युइन रीज़न था कि उनको चाहिए था और उसमें मेरी फॉल्ट थी कि मैंने उस चीज़ को ध्यान में नहीं दिया था, नहीं पढ़ा था और मैंने फॉर्म भर दिया था। चूँकि जस्ट ग्रेजुएशन पास हुआ था 2015 में और उसके बाद जो है वैकेंसीज आई थी और उस लेवल उस समय जो है इतनी, चूँकि कोई बताने वाला कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो एक्सपीरियंस उस वे में नहीं था। तो काफ़ी झटका लगा उस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी मेहनत किया था, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी थे, स्कोर्स भी थे। वहाँ पे एनटीपीसी में नहीं हुआ। उसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे। एसबीआई का दिया था, आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क। अभी तक गाइज मैं टोटल आप लोगों को बता दूं कि 15 to 16 एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जिसमें मैं फाइनल में छटा हूँ, यानी कि या तो मेरिट में छटा हूँ या फिर कहीं मेडिकल में छटा हूँ, ठीक है। ये रीज़न रहा है 15 to 16 एग्जामिनेशन। गाइज, यहाँ पे एक दो एग्जामिनेशन की बात नहीं है और समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। और फिर मैंने पहली बार जो है 17 में फॉर्म भरा स्टेनो का जानकारी मिला मुझे कि सही है। मुझे लगा कि उधर चूँकि एसबीआई बैंकिंग में जाता था तो सेक्शनल कट ऑफ में रह जाता था, कभी फाइनल कट ऑफ में थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए रह जाता था। 0.25 1.25 इस तरीके से मैं छटा हूँ, 0.50 का छटा हूँ। इधर 2 सालों में बात करूँ तो 2 सालों में मैं अभी तक यदि आरआरबी स्टेनो को ले लूँ तो टोटल 9 एग्जामिनेशंस हैं जिसमें मैं फाइनल में जा कर के छटा हूँ, ठीक है।
यस, आरआरबी स्टेनो मैंने भी दिया था। ठीक है, मेरे नंबर भी काफ़ी अच्छे थे, 141 मार्क्स थे प्री में, और उसके अलावा 277 मार्क्स थे आपके स्किल में। और इसके साथ जो है 418 मार्क्स से 418 पॉइंट समथिंग मार्क्स से मैंने लीड लिया था आउट ऑफ 500 में इसमें। बट हुआ क्या है वो भी बताऊंगा। तो पिछले 2 सालों में बात करूँ, चाहे सीबीएसई रहा हो, चाहे आईसीसीआर रहा हो, इनकी भी जो है स्किल्स वगैरह सारा पास किया, मेरिट में रह गया। स्टेनो का नहीं, उसमें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था और एलडीसी के लिए अप्लाई किया था। स्टेनो की करता तो शायद आज आईसीसीआर में होता, चूँकि उसमें मेरे मार्क्स जितने थे उतने उसमें टॉपर के भी नहीं थे। ठीक है, और इसके अलावा फिर भोपाल एम्स में हुआ पिछले साल। ऐसी ट्रेजेडी हुई कि उसमें मेरे 85 नंबर थे आउट ऑफ 90। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगा, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, स्किल में जिसकी कम से कम एरर है मैं उसको वो करूँगा, उठाऊँगा, और फिर उसके वे में उसने हमें छांट दिया। जबकि यह स्किल हर जगह क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। चूँकि कॉन्ट्रेक्चुअल था तो मैंने भी ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी पढ़ाई पर लग गया। इस बार एसएससी स्टेनो 2017 में दिया तो उस समय जो है नहीं हो पाया, प्रेसिडेंट स्पीच आया था, और उसके जस्ट पहले 4 दिन पहले हमारे सारे जो मेरे जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे पीजी तक के, मैंने डीवी के लिए जो रखा हुआ था बैग में करके, मोबाइल थे, कंप्यूटर थे, वो सारा पटना में ही, चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पटना में ही चोरी हो गया। उसके बाद फिर मैंने हार नहीं मानी गाइस, फिर मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स निकलवाया, सब कुछ किया। उसके बाद जो है फिर से जो है एसएससी स्टेनो 2018, उसमें मैं स्किल में 0.009% से रह गया। चूँकि जनरल कैटेगरी से आता हूँ तो 7.009% हमारे इरर चल गए थे, तो 0.009% से उसमें रह गया। फिर उसके बाद 2019 की बात करूँ तो 2019 में हमारी स्टेनो की स्किल जो हुई एसएससी की, उसमें काफ़ी अच्छा किया मैंने, 1.25% इरर थे हमारे। ठीक है, लेकिन मेरिट नहीं बन पाया, क्योंकि मेरिट आप लोगों को पता है कि EWS की 144 एबव गई है और हमारे मार्क्स 131 के अप्रॉक्स में थे, तो 13 मार्क्स से इसमें रह गया। इसके बाद इस बात करें यदि आरआरबी स्टेनो की, तो इनकी कहानी अलग है। सब कुछ क्वालिफाई किया, आपको पता है कि मुंबई में क्या हुआ था पहली बार, फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा बार हैदराबाद में लिया। ठीक है, वहाँ भी इन्होंने स्टोरी ही लिखवाई थी। ठीक है, ऊपर से स्टेनो में एक बैक स्पेस ना होना। ठीक है, जिन्होंने भी आरआरबी स्टेनो दिया और क्वालिफाइड किया है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। ठीक है, इस मामले में मैं बोलता हूँ कि विदाउट बैक स्पेस आपने स्टेनो क्वालिफाई किया, आप स्टेनो के उस लेवल पे हो जहाँ पे कोई हो नहीं सकता है। बिकॉज स्टेनो में क्या है कि आप आगे की गलती आगे पढ़ करके आप पीछे को सुधारते हो, कि हाँ सेंटेंस का मीनिंग निकालते हो या फिर ग्रामेटिकली एरर होता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट तक पीछे नहीं जाने दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, मेरा रिजल्ट हुआ, बहुत खुश था, काफ़ी खुश था, काफ़ी होप्स थे। ठीक है, चूँकि स्थिति ऐसी है मेरी कि मेरा ये एज नहीं बचा है। ठीक है, एज ऑलरेडी मैं क्रॉस कर चुका हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं था। सेकेंड लास्ट हाथ में, इसके बाद एक और रिजल्ट है हाथ में, मे बी अब उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और काफ़ी अंदर से तोड़ दिया है हमको, क्योंकि काफ़ी इस पे सिर्फ मेरे नहीं, चूँकि आई एम द ओनली वन चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, बीइंग नॉट ओनली बीइंग देयर चाइल्ड्स बट एज अ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल अदर थिंग्स। जो भी है कि हाँ भाई, आपके पेरेंट्स आपको पाल पोस करके बड़ा किए। ठीक है, ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई किए, अपने बलबूते पे इतना तक पहुँचे, और इसके बावजूद आपको बनता है कि आप उनकी करो, उनका जो भी है। ठीक है, एक ये चीज़ मैं गाइज आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप जॉब में चल जाओ या आपकी शादी हो जाए, अपने पेरेंट्स को कभी मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने सेक्रीफाइस आपके लिए किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि मैंने आपको हेल्प किया, ये किया, वो किया, उनके जितना सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हुआ यूँ कि 31 को मेरा यहाँ पे आरआरबी मुंबई जोन में ही मैं सेलेक्ट हुआ था, और यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया। डीवी में सब कुछ सही रहा। मैंने, चूँकि गाइज मैं 1 नाइट कैंडिडेट हूँ, और जूनियर स्टेनोग्राफर का इसमें मैंने देखा था फॉर्म भरते समय, चूँकि एक बार जब एनटीपीसी में मेडिकल में मैं छटा, तो एक मेरे को दिमाग में था कि हाँ
आप मेरे को हमेशा ये चीज़ माइंड में लेकर के चलना है कि मैं एक वन नाइट कैंडिडेट हूँ और कहाँ इसका जो है खमियाजा कहीं हमको ना भुगतना पड़ जाए। मैंने काफ़ी केयरफुली जो है नोटिफिकेशन को पढ़ा था फॉर्म भरते समय, और उसमें देखा कि VH को अलाउड करे, विजुअली एम्पायर्ड को। और उसके बाद जो है प्रोविज़न इनका मेडिकल चैप्टर 5 में आप पढ़िएगा, जो कि मेडिकल फिटनेस के लिए चैप्टर 5 इनकी होती है, नेट से निकल जाएगा। वहाँ पे प्रोविज़न है वन नाइट कैंडिडेट के लिए, उसमें क्लियरली मेंशन है कि यदि कोई कैंडिडेट, यदि वो काम करने में, ठीक है, जिस भी पोस्ट पे जा रहा हो, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग टू फॉर द A1 A2 A3 और B1 B2 कैटेगरी, C1 C2 कैटेगरी के लिए इनका है वहाँ पे मेंशन है कि यदि कोई भी कैंडिडेट काम करने में सक्षम हो और वहाँ पे कोई भी अनड्यू रिस्क नहीं हो क्लर्कियल पोस्ट पे, ठीक है, स्टेनो भी एज ए क्लर्कियल पोस्टिंग काउंट होता है, ठीक है, तो आप जो है मेडिकल बोर्ड जो है उस कैंडिडेट को जो है रिकमेंड कर सकता है कि हाँ ये बंदा जो है सही है, इसको किया जाए, ठीक है, जॉब इसको दिया जाए। ये मेडिकल बोर्ड जो है ये करता है, रिकमेंड करता है, और देखना चाहिए कि अनड्यू रिस्क है या नहीं है यहाँ पे। तो मैंने इस चीज़ को पढ़ा, मैं बोला कि हाँ इसमें अनड्यू रिस्क कोई वाली बात नहीं है, ठीक है, सारा कुछ सही है। मैंने फॉर्म को अप्लाई किया, उसके बाद जो है जब आया DV में तो पूछे कि क्या आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो पूछ रहे थे, ठीक है, मैंने बताया कि राइट आई जो है इस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ था, मैंने बताया कि सर वन नाइट कैंडिडेट हूँ, बचपन में गिर गया था छत से, इसके वजह से रीज़न हुआ है। और ये मैंने सारा उनको शुरू में ही बताया, इवन कि जब सेक्रेटरी के पास गया, यहाँ पे मुंबई जोन में सेक्रेटरी के पास भी जाना पड़ रहा है DV के लास्ट में, तो जो उनके पास भी गया उन्होंने भी पूछा तो उनको भी बताया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी मैंने 2-3 जो भी ऑफिशियल्स थे, इसके अलावा और भी जितने भी लोग थे उन सबसे पूछ रहा था, बोल रहे थे कि नहीं C1 में ऐसी कोई बात नहीं है, आप इजीली जो है मेडिकली आपका हो जाएगा, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर जो है मेडिकल 1 तारीख को जो है हम लोगों का जो है रेलवे हॉस्पिटल कल्याण जो है वहाँ पे दिया गया। वहाँ पे गया तो वहाँ पे सारा कुछ जांच हुआ, सब कुछ नॉर्मल आया। आई विज़न वाली मैम उस दिन नहीं थी, जो गौरी मैम जांच कर रही हैं वहाँ पे, वो नहीं थी। फिर मालूम चला कि अगले दिन आना है, यानी कि 2 तारीख को आप लोगों को आना है। तो 2 तारीख को गया तो हमारे साथ 5 और कैंडिडेट थे, एक वेलफेयर इंस्पेक्टर थे, एक ट्रांसलेटर के लिए थे, और बाकी हम 4 जो थे वो स्टेनो के लिए थे। तो हुआ यूँ कि वहाँ पे हुआ, सबका आई विज़न वगैरह हुआ। वहाँ पे गौरी मैम ने जांच किया तो चूँकि मेरी नियर आई सही है, एक आंख जो है सही है और उसमें नियर विज़न सही है, विदाउट चश्मा का हमको चश्मे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूर विज़न में गाइस जो है थोड़ी सी -0.50 की पावर है, तो जो कि माइनर पावर है, और उस पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो उन्होंने भी जांच किया, सब कुछ, कलर विज़न भी किया, कलर विज़न नॉर्मल है मेरा। तो उन्होंने सब कुछ जांच किया। बोले कि मैम इज़ देयर एवरीथिंग ओके? तो मैम ने बोला कि यस यस, बस ये आपका जो आँख जो है स्क्विंट है, यानी कि आँख की तिरछापन जो होती है उसको स्क्विंट बोला जाता है मेडिकल टर्म में। तो उन्होंने बोला कि बस इसकी एक जांच करवा लो आप, और रिपोर्ट सबमिट कर दो। आज तो मैम है नहीं, वो गई हुई थी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस पे, आप कल ला करके जांच करवा लेना, ऑप्थोमोलॉजिकल ओपिनियन ले लेना, और उसके बाद जो है मेरे को मिलना। बोले ठीक है मैम। अगला दिन गया, मैंने जांच करवाया स्क्विंट का, क्योंकि मेरे को पता है कि आँख तिरछा है तो नॉर्मल जांच होगा, जहाँ तक मेरे को पता चला वो कर दिया। गया गौरी मैम के पास, उन्होंने फिर जो है, मैंने बोला कि मैम ये हो गया, जांच वगैरह हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है आप बाहर वेट करो, मैं आती हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा कागज़ मांग के रख लिया अपने पास, और हमको बाहर वेट करने के लिए बोला। फिर वो एक राजेश सर हैं जो कि PM सल में है, उनसे गया, उनसे कुछ डिस्कशन किया, और उसके बाद उन्होंने लिख दिया उस पर अनफिट फॉर C1, ऐसे करके उन्होंने कर दिया। उसके बाद मेरे को राजेश सर ने बुलाया, वहाँ पे एक डॉक्टर युवराज भी हैं, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, RRB में जाओ, RRB में जा कर के बात करो, यदि वो आपको C2 कैटेगरी में करते हैं तो C2 कैटेगरी में जो है वन नाइट कैंडिडेट को लिया जाता है। बोले कि सर ऐसा तो यहाँ पे प्रोविजंस में लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, C2 कैटेगरी के लिए आप RRB में जाकर एक बार बात करो, यदि वो C2 कैटेगरी में आपको कर देते हैं तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा, आपको फिट करके यहाँ से मेडिकल टर्म भेज दूँगा। फिर वहाँ पे मैं गया, फिर RRB भी गया, फ्राइडे को ही गया। RRB में जा कर के सर को बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है। RRB वाले क्लियरली बोले कि
मेरे को ये नहीं है, कोई मतलब नहीं है आप लोग का, फिर कभी मेडिकल नहीं होता है, लाइफ टाइम में मेडिकल कभी नहीं होता है। मैं सीधा सीधा आपको कह रहा हूँ कि जा कर के उनसे रिक्वेस्ट करो, यदि वो आपको फिट करके भेज देते हैं तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देने में कोई इशू नहीं है। सारी कुछ बात उन्होंने क्लियरली वे में बोल दिया। हम बोले कि सर एक बार आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, ठीक है, उनको ये चीज़ बोल दीजिए, होप सो कि वो कंसिडर कर ले हमको। वो बोला कि मैं क्यों बात करूं, मेरे पास बात करने का कोई वो नहीं है। ये कह के उन्होंने भेज दिया। फिर वहाँ से फिर आया, फिर मैंने मंडे यानी कि कल को गया और वहाँ पे डॉक्टर गौरी ने लिख दिया था, सीएमएस को रेफ़र कर दिया था कि आप जो है 3 डॉक्टर्स को नॉमिनेट करें और एक कमेटी बनाएं और फाइनल ओपिनियन इस पे दे। चूँकि प्रोविजंस में हैगा इसकी मेडिकल बोर्ड ही जो है 3 या 5 सदस्य डॉक्टर्स का बैठता है, वहाँ पे होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कागज़ मेरे को दे दिया और बोला कि जाओ आप सीएमएस के पास जाओ। कल की बात है, मैं सीएमएस के पास गया, कागज़ को लेकर के सीएमएस सर से रिक्वेस्ट किया और बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, उनको सारा कुछ बताया। उन्होंने कुछ नहीं किया, 3 डॉक्टर का बस नाम लिख दिया और बोले कि जाओ इनको साइन लेकर के। और इवन कि मुझे नहीं बोले, जो वहाँ के प्यून था उसे बोला कि जाओ इसे साथ लेकर के जाओ और साइन ले लेना। और शायद प्यून को उन्होंने कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस दिए और प्यून जो है किसी भी डॉक्टर से हमको मिलने नहीं दिया गया। जबकि कमेटी में गाइस ये होता है कि 3 कमेटी जो है बैठते हैं जब, तो एक साथ बैठते हैं, ठीक है, और साथ में उनके सामने कैंडिडेट्स को बैठाया जाता है, उनसे कुछ बात किया जाता है, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो उसके जवाब दिए जाते हैं। उसके बाद जो है फिर कमेटी अपना फाइनल रिपोर्ट जो होता है या ओपिनियन जो भी होता है उसको रेडी करता है और फिर उसके बाद जो है उसको फाइनल डिसीजन माना जाता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इंडिविजुअली जा कर के सबका साइन ले लिया गया और वो डॉक्टर्स जो रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट देख करके उस पर जो है फाइनल और साइन अपना कर दिए, रिकमेंड करके फिर सीएमएस साइन किया। और फिर वहाँ पे राजेश सर जो पीएमई सेल में है, वहाँ पे हमको बुलाया गया फिर मैं वहाँ पे, और फिर सब जगह साइन वगैरह करवाने के बाद जो है गाइस डिक्लेयर किया गया कि मैं अनफिट हूँ। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गाइस कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये मेरा लास्ट होप था और कुछ कह नहीं सकता हूँ कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरे अंदर, और मैं किस तरीके से अपने आप को संभालूँ या अपने पेरेंट्स को संभालूँ, या क्या करूँ मैं। बहुत मेहनत करता हूँ गाइस। आप लोग बोलते हो ना कि सर आपकी जो एक्सपीरियंस है क्यों इस लेवल पे है, क्योंकि 1-2 बार डीवी में नहीं शामिल हुआ हूँ, 15-16 बार डीवी में शामिल हुआ हूँ। डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गया, फिर से सारा डॉक्यूमेंट्स निकाला मैंने, दौड़ दौड़ करके हर जगह। किसी की एक डॉक्यूमेंट्स खोती है तो उसको निकालने में आपको पता है कि कितना समय लगता है, कितना कुछ आदमी को परेशानी झेलना पड़ता है। मैं तो मैट्रिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सारा डॉक्यूमेंट्स निकाला हूँ फिर से। और साथ ही इधर डीवी में शामिल हुआ हूँ। हर बार जब चोरी होने के बाद वो पूछते हैं कि डुप्लीकेट क्यों है, तो एक जवाब देना पड़ता है कि हाँ सर चोरी हो गया था। यहाँ भी पूछा था उन्होंने, लेकिन लास्ट में पता नहीं मेरे साथ, यदि भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, बहुत बिलीव करता था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद अब उनके ऊपर जो बिलीव था वो ख़त्म करते जा रहे हैं। वो समझ नहीं आ रहा है इसकी, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। उन्होंने ये बोला कि आप चाहो तो आरआरबी में अपील कर सकते हो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि केस लड़ो, लेकिन गाइस केस लड़ने के लिए भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही होनी चाहिए। आप उस लेवल पे होने चाहिए कि आप टाइम जाए भी तो आपके पास, पैसा जाए भी तो आपके पास उससे उतना ज़्यादा फ़र्क आपको ना पड़े। लेकिन यहाँ गाइस कुछ है नहीं, जबकि प्रोविज़न ऑलरेडी है। मैंने पढ़ा है और मैंने उनको बोला भी कि सर आई एम मोर कैपेबल ऑफ, जो विजुअल इम्पायर्ड है, चूँकि 1 आई में गाइस जिनके डिफेक्ट होते हैं उनको जनरली आप 40% या 40% प्लस पीडब्ल्यूडी नहीं मिलता है, 30% ही मिलता है, जो रूल्स है। और मैं कभी भी गलत रूल्स का साथ नहीं दूंगा। यदि मेरी यहाँ गलती होती गाइस मैं पीछे हट जाता, लेकिन
जब प्रोविज़न्स है, आप एज अ स्टेनोग्राफर में मेरे को इस चश्मे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब मैं स्टेनो लिखता हूँ, पढ़ता हूँ या टाइप करता हूँ, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बस नॉमिनल पावर है इसमें। और बहुत गाइस कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की, बट काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अभी के टाइम पे। होप सो आप लोग क्या इस पर रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे हमको नहीं पता, बट मेरे को लगा कि आप लोग भी एक मेरा फैमिली हो, फैमिली का पार्ट हो, तो आप लोग से भी चीज़ें शेयर करूं। मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में शेयर करने वाला था कि जब मैं सेलेक्ट होता तो क्या होता, मेरी जो घर की आपको मैं कभी फ़ोटो शेयर करता कि किस कंडीशन से मैं गुजर रहा हूँ, किस तरीके से अपने पेरेंट्स को संभाल रहा हूँ। वो बस एक होप देख रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा एक दिन सक्सेसफुल होगा, बट हर बार कहीं ना कहीं मैं उनकी उम्मीद को नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। इसे आगे नहीं बना पाऊँगा गाइस वीडियोस। डिक्टेशन होप शो कि मेरी कंडीशन ठीक हो। आप लोग बोल रहे थे ना सर डिक्टेशन नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, या इन्फॉर्मेशन क्यों आप वीडियो नहीं बना रहे हो। तो गाइस था कि मैं काफ़ी ज़्यादा इस 1 तारीख से लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा था, और आज हिम्मत करके बस इतना वीडियोस बना पाया हूँ, इतना रिव्यू आपको दे पा रहा हूँ। इसके आगे मेरी क्या कंडीशन होगी, और मैं कोशिश बहुत करूँगा अपने आप को कि आप लोगों के लिए गाइज मैं डिक्टेशन प्रोवाइड करूँ। एसएससी के लिए जिनकी भी स्किल है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आप लोग को डिक्टेशन नहीं दे पा रहा हूँ जितना मेरे पास है, जितनी एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लेकर के। बट सो सॉरी गाइस।